हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस प्रेजेंट हो गई हूँ आपके सामने और स्वागत है आपका सभी का राज एकेडमी 67। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी पचेरवाल और आज मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मुझे लगता है और मुझे पता है कि इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और ये कॉमन रहेंगे, कॉमन सभी डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए ये कॉमन क्लास है और सभी के लिए सेम रहेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड है और इसमें एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। एमसीक्यू और उसकी व्याख्या, जो आंसर होगा एमसीक्यू में, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कि मैं क्लास से चली जाऊं फिर आप बोलो कि मैडम ये क्वेश्चन का आंसर क्यों बना। तो वो भी मैंने आपके लिए सुविधा के लिए डाल दिया है कि ये आंसर सिर्फ इसी का कि ये एक आंसर है, सी है, उसकी व्याख्या डाल दी है कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में कि इसका आंसर ये क्यों बना। ठीक है, चारों को तो मैं नहीं डाली क्योंकि चारों में फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। एक क्वेश्चन जो आंसर बन रहा है उसकी व्याख्या मैंने डाल दी है। तो डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड विद देयर व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, मैंने क्वेश्चन बहुत शानदार हैं और आपको समझ भी आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे क्लास को। आवाज आ रही है ये बताएं। तो करते हैं श्री गणेश। तो पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की प्राप्ति की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में, स्टेप बाय स्टेप रूप में स्पष्ट कीजिए, साथ ही यूडीआईडी से संबंधित प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया पेपर में, केवीएस के पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे और इसके बेस पे, इस अकेले क्वेश्चन पे मैंने पांच छह क्वेश्चन आपको दिए हैं ताकि आप अपने तैयारी को अच्छे से कर सके। उत्तर लिखना है इस तरीके से, परिभाषा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा क्या आपको इजी लैंग्वेज हो जाएगी बताती हूँ। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज है। क्या है? आधिकारिक दस्तावेज जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल अथॉरिटी जारी करती है। मेडिकल अथॉरिटी जारी करती है। यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की और कितनी प्रतिशत विकलांगता है। ठीक है, अब कौन बनाता है, ये तो इसका थोड़ा सा परिभाषा हो गई। अब कौन बनाता है? सरकारी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विशेषज्ञ का है जैसे ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, तो ये सब चीजें मिलके बनाती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन बनाता है पता चल गया। अब प्रक्रिया, आवेदन पहले ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन यूडीआईडी पोर्टल, ऑफलाइन मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच होगी पहले तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे, कैसे शुरुआत क्या रहेगी, पहले ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे। यदि आप किसी भी स्टेट में हो तो उस स्टेट में जाके उसकी पोर्टल, जो उसका साइट है, अलग अलग होती है, दिल्ली की अलग, जयपुर की अलग, हर स्टेट की अलग अलग पोर्टल साइट होती है, उस पर जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, पोर्टल पे गए, फिर मेडिकल जांच होगी, जो असेसमेंट, फिर विकलांगता प्रतिशत का निर्धारण होगा, कौन से बच्चे का कितनी विकलांगता बेंचमार्क में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बताएं बेंचमार्क कितना है, 40%। ठीक है, सर्टिफिकेट जारी करा भी बनता है, यूडीआईडी कार्ड भी बनता है इसका, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितनी है, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। ठीक, इसी आधार पर सरकारी लाभ मिलते हैं, जैसे सरकारी लाभ, शिक्षा में आरक्षण, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और यात्रा में छूट। फिर असिस्टिव डिवाइसेस मिलती हैं इसमें,
इसी के आधार पर ये सब चीजें मिलती हैं। बच्चों को लाभ क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, IEP भी मिलेगी इसके हिसाब से कि भाई पता चल गया, सर्टिफाइड हो गया कि बच्चा HI का है, VI का है, फिर उसको इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम प्लान दिया जाएगा, स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, फ्री एड्स और अप्लायंसेस मुफ्त में मिलेंगे, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज मिलेंगी इसके तहत, नौकरी में आरक्षण और छूट। अब नौकरी में आरक्षण और छूट कितना है? 4% रिजर्वेशन किसके तहत? RPWD 2016 के अनुसार, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन 5 से 10 वर्ष तक रहता है। एक्स्ट्रा मिलता है ना, PH सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 5 से 10 वर्ष का। आगे क्वालिफिकेशन में कुछ छूट मिल जाती है, कोई भी रिजर्वेशन हो जाता है ना, कोटा मिल जाता है, तो क्वालिफिकेशन थोड़ी सी छूट मिल जाती है, रियायत कर दी जाती है, ठीक है। अब महत्व पढ़ते हैं यह, और एग्जाम फीस में कंसेशन, जो एग्जाम किसी भी बोलते हैं ना, एग्जाम्स में KVS में भी आपको मिला होगा एग्जाम कंसेशन, जो डिसेबिलिटी। महत्व क्या है? यह प्रमाण पत्र दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। आगे अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, वो हमारा 4 नंबर के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन बनाए हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा? प्राइवेट, पंचायत, सरकारी मेडिकल बोर्ड या NGO? तो ये क्या है? सरकारी मेडिकल बोर्ड, ठीक है। इसकी व्याख्या, केवल ऑथोराइज गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी या सर्टिफिकेट ही जारी करती। आगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की न्यूनतम सीमा क्या है? 40%, ठीक है, इसका आंसर यहाँ बता दिया। हाँ, आगे ये देख लेना आप इसको। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार नौकरी में आरक्षण कितना है? कितना है आरक्षण आपका? 4%, ठीक है। आगे UDID का पूरा नाम क्या है? UDID का पूरा नाम क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी ID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। आगे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में क्या लाभ मिलता है? क्या मिलता है दिव्यांग बच्चों को लाभ? केवल किताबें मिलती हैं। देखो केवल वाला तो आप हटा दिया करो, खत्म, कोई लाभ नहीं, ये तो खत्म, ये तो पता ही है, सी है। अर्थ, अब का क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया डिस्क्रिप्टिव कि आपको MCQ मिल गए हैं, 5 क्वेश्चन डाले थे मैंने। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है विभेदक निदान। विभेदक निदान आपके सिलेबस से ही बनाए हैं मैंने, और इसी से आएगा क्वेश्चन, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, तो उसी का ही तो हम लेंगे ना क्वेश्चन। विभेदक निदान क्या होता है? ये है डिफ्रेंशिएटेड, है ना, डिफ्रेंशिएटेड डायग्नोस तथा विकलांगता प्रमाणन की अवधारणा, प्रक्रिया एवं विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ठीक है, विभेदक निदान तथा विकलांगता प्रमाणन की अवधारणा। अर्थ है विभेदक निदान, क्योंकि तो डायग्नोस्टिक डिफ्रेंशिएटेड है, डिफ्रेंशिएटेड डायग्नोस, ठीक है, तथा विकलांगता प्रमाणन एक समन्वित प्रक्रिया है। ये क्या है? दोनों की समन्वित प्रक्रिया है। कैसे? आपने सही तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, डायग्नोस किया कि कौन सी डिसेबिलिटी है, उसी बेस पे आपको प्रमाणन मिलेगा, गलत थोड़ी ना करोगे आप। डिसेबिलिटी आपने सही से डायग्नोस की, फिर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। जैसे कि यह एक समन्वित प्रक्रिया है जिसमें पहले वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय विधियों द्वारा व्यक्ति की वास्तविक विकलांगता की सही पहचान की जाती है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कि आप एक बोल नहीं पा रहे हो, मैं बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि आप इसको कोरिलेट कर पाते हो। बोल नहीं पा रहा एक बच्चा, ठीक है, तो बोलने की समस्या तो 3-4 चीजों में हो सकती है। एक HI का बच्चा भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो
नहीं पा रहा, फिर वो जो आईडी का बच्चा है वो भी नहीं बोल पाए, सपोज करो एक ऑटिज्म का बच्चा है वो भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो इनमें क्या है, ये भी तो संप्रेषण में कमी होती है। आईडी का बच्चा प्रोफाउंड है वो भी नहीं बोल पा रहा है, तो आप क्या है उसको सही से डायग्नोज कर सकते हो। बच्चा एचआई का है और आपने सही डायग्नोज नहीं किया, ऑटिज्म में कर दिया, ठीक है, तो उसी हिसाब से निदान कर रहे हो, आप उसको सुविधाएं दे रहे हो, गलत है ना। तो सही आपने इसका पहचान की, एचआई के बच्चे को एचआई में ही आपने डायग्नोस किया, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आपने टेक्नोलॉजीज और उसकी शिक्षण विधियां और उसकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, ठीक है। अब समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, ये क्या है, समन्वित, और ये सही किया तो ही आपको सही सर्टिफिकेट जारी होगा। गलत सर्टिफिकेट जारी हो गया तो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं भी गलत मिलेगी। एचआई के बच्चे को अगर गलती से आपने ऑटिज्म का या वीआई का आपने डायग्नोस कर दिया तो उसी अकॉर्डिंग सरकारी चीजें आपको आगे से उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो कि आपके काम की नहीं है। और प्रमाणन पत्र भी जरूरी है सही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तत्पश्चात उसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। यह विशेष शिक्षा, पुनर्वास और सामाजिक न्याय का आधार है। सामाजिक न्याय का और इन सब चीजों का क्या है, आधार है। मुख्य भाग क्या है, विभेदक निदान का अर्थ है, मतलब पूरा अर्थ, विभिन्न लक्षणों में मुख्य विकलांगता की स्पष्ट पहचान करना, जिससे गलत निदान, अनुचित उपचार और शैक्षिक त्रुटियों से बचा जा सके। गलत निदान हुआ तो देखो सभी चीजें गलत हो जाएंगी, अनुचित उपचार दिया जाएगा, शैक्षिक त्रुटियां होंगी, ठीक है। गलत निदान करोगे, गलत पहचान हुई तो गलत ही चीजें दोगे आप। इसमें रोग इतिहास अवलोकन, मानकीकृत परीक्षण तथा बहुविषयक दल, इसमें ये सब आते हैं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया श्रवण बाधिता, स्वलीनता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता के बीच अंतर स्पष्ट करती है। कहने का क्या मतलब है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता के बीच स्पष्ट अंतर करती है। ये स्पष्ट अंतर कर रही है ना, दो चीजों में, एचआई है या आईडी है, उसके अंदर अंतर कर रही है ना, कौन कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डायग्नोस, और एक प्रमाणिक निदान प्रतिवेदन तैयार करती है। प्रमाणिक मतलब सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से जारी करती है। विकलांगता प्रमाणन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय मानदंड इस प्रतिवेदन के आधार पर विकलांगता को आधिकारिक रूप से करती है। मेडिकल बोर्ड जो है वो सील साइन करती है और उसको प्रमाणित करती है, ठीक है। इसमें विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, जहां 40% का बेंचमार्क जो होता है या उससे अधिक है तो ये माना जाएगा और सुविधाएं और अधिकार उसे दी जाएगी, ठीक है, जो कि इसके लिए आवश्यक है। विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र एक राष्ट्रीय डिजिटल पहचान है जो प्रमाणन के आधार पर जारी होता है और पूरे देश में मान्य होता है, पूरे देश में मान्य होता है। इसके बेस पे ही क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल जो यूडीआईडी कार्ड है वो डिजिटल स्मार्ट है ना, स्मार्ट कार्ड, डिजिटल स्मार्ट कार्ड है वो, किसके बेस पे हो रही है, डिफ्रेंशिएटेड दिव्यांगता किया गया, विकलांगता की पहचान हो गई, फिर आपको प्रमाण पत्र मिला और यूडीआईडी कार्ड उसी। निष्कर्ष क्या निकला है इसका, अतः विभेदक निदान सही पहचान सुनिश्चित करता है। विभेदक है ना, डायग्नोस को विभेद कर रहा है, ये कौन सी है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाणन उसे वैधानिक मान्यता प्रदान करता है तथा विशिष्ट पहचान प्रणाली इस सरल और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाता है, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज डालेंगे तो क्वेश्चन अच्छा प्रेजेंट होगा। समझा दिया है, थोड़ी सी इस लैंग्वेज यूज करें वाले बच्चे और इसको अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया होगा। अब इसके क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन उस पे बन रहे हैं विभेदक निदान पे। जब किसी बालक में परस्पर समान प्रतीत होने वाले, परस्पर बोल नहीं रहा है तो देखो परस्पर एचआई में भी जा रहा है, ऑटिज्म सेम है ना, परस्पर समान प्रतीत होने वाले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना आपको कुछ बाहर से नहीं लगेगा, ठीक है। आपने मेरे से पढ़ा है, क्लासेस ली है अच्छे से, तो आप उस चीज को समझना, बस क्या क्वेश्चन की जो भाषा है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लेवल क्या है, सेंटर लेवल का पेपर देने बैठ रहे हो आप,
और उसी हिसाब को आपको डील करना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड जो है, सीटेट का पेपर किसी ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा क्लिष्ट लैंग्वेज यूज, बहुत ही लैंग्वेज घुमावदार हुई थी, आते हुए भी क्वेश्चन बच्चों ने छोड़ दिए। इसलिए क्वेश्चन समझ जाओ, और ये नहीं है कि बाहर से आएगा, सिलेबस से ही आएगा, बस लैंग्वेज को थोड़ा वो तोड़ मरोड़ देंगे और बहुत इसी चीज का वो फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन समझे। इसलिए सिलेबस को समझो, एमसीक्यू हो, डिस्क्रिप्टिव हो, वो आप अपने आप कर दोगे, ठीक है। जब किसी बालक में परस्पर समान प्रतीत होने वाले लक्षणों के मध्य वास्तविक विकलांगता की विशिष्ट पहचान करने हेतु विभिन्न संभावनाओं को वैज्ञानिक पृथक्करण किया जाता है, तब यह प्रक्रिया किससे अभिहित होती है? क्या होगी ये बताओ। ये होगा अगर एक जैसी लग रही है और उनमें विभेद करा जा रहा है। क्वेश्चन देखो कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज दी है इसमें मैं, क्यों? ताकि आपका कॉग्निटिव लेवल भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करोगे जब जाके आप उसको इजी, और अब आगे इजी भी दूंगी, इजी भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसको आप देखना कैसे करोगे। तो थोड़ा यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे जाके इजी आ गए तो लड्डू है, लेकिन यहाँ से आप तैयार होके जाओगे तो चीजों को डील कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जैसे मिल रहे हैं तो उसकी पहचान और उनकी संभावनाओं को वैज्ञानिक तौर पे कैसे वो किया जा सकता है, तो उसमें आएगा विभेदक निदान, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेना। विभेदक निदान में समान लक्षणों के बीच वास्तविक विकलांगता की पहचान की जाती है। वास्तविक विकलांगता जो रियल है, अच्छे से डायग्नोस किया वैज्ञानिक तरीकों से, तो ये होगा। अब क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकलांगता प्रमाणन की वैधता के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है इनमें से? निजी चिकित्सालय से मिलेगा क्या? नहीं। केवल, तो केवल तो आप हटा ही दोगे। अभिभावक देंगे? नहीं। तो कौन देगा? मान्यता प्राप्त चिकित्सक। अगर ये नहीं होता आप क्वेश्चन में ही घूम जाते। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकलांगता प्रमाणन की वैधता के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बना देती कि कौन सा इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रमाण पत्र देता है, तो आप बहुत इजीली लिख देते। लेकिन इसी को 2 बार घूम के पढ़ोगे, आप 2 बार घूम के पढ़ोगे, इसलिए आप पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आगे इसकी व्याख्या है, केवल सरकारी मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड द्वारा ही क्या है, प्रमाण पत्र मिलता है। आगे देखते हैं, यदि, क्वेश्चन तीसरा है उसी पे, यदि किसी बालक में भाषा संबंधी कठिनाई के मूल कारण का निर्धारण श्रवण हानि, स्वालीनता, अन्य कारणों के मध्य किया जाना हो, तो यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? मतलब ये सारी एक जैसी है, देखो श्रवण हानि, स्वालीनता, अन्य कारण है, तो उसमें विभेदक कौन करेगा? क्वेश्चन देखो, ठीक है, विभेदक निदान, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इसकी व्याख्या, विभिन्न संभावित कारणों में से वास्तविक कारण की पहचान करना ही क्या कहलाता है? विभेदक निदान। विकलांगता के प्रतिशत निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत की जा रही है आपके ऊपर, और यहाँ से जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं और जिस तरीके से लिखे गए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। विकलांगता के प्रतिशत निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये केवल खट गया। शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। परिवार का कोई रोल नहीं है, तो अधिकारों और सुविधाओं की पात्रता निर्धारित करना, ठीक है। क्या है इसका व्याख्या? प्रतिशत के आधार पर सरकारी योजनाओं और लाभों की पात्रता तय होती है। भाई जिसको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, कुछ बच्चे तो छोड़ के चले जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि ऐसे करवाए ही नहीं जा रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत स्पेशल तरीके से बनाए गए हैं। विशिष्ट विकलांगता पहचान प्रणाली की अनिवार्यता का मूल आधार क्या है? विशिष्ट विकलांगता, स्पेसिफिक विकलांगता की पहचान प्रणाली की अनिवार्यता का मूल आधार क्या है? क्या है? केवल को हटा दो, एकाधिक प्रमाण पत्रों की पुनरावृत्ति को बुढ़ाना थोड़ी ना है इसका। केवल प्रमाणित विकलांगता के आधार पर एकीकृत राष्ट्रीय पहचान देना,
ठीक है, किसके प्रमाणित विकलांगता के आधार पर राष्ट्रीय एकीकृत पहचान प्रदान करना। ठीक है, ये पहचान जैसे यूडीआईडी कार्ड होती है ना, वो भी इसी में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका अगला है, थोड़ा सा ना ये पीपीटी ऊपर नीचे हो गई है, पर क्वेश्चन इसी तरीके से है, पर ध्यान से ये देख लो, इसके सीक्वेंस पे मत जाना आप, क्वेश्चन समझो आप। दिव्यांगता के कारणों का वर्गीकरण, सभी के कारण होंगे दिव्यांगता के, तो कारण सभी को पता है 3 ही है ना, पहले, बाद में और पूर्व समय पर, और इनको भी 2 चीजों में बांटा गया है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, दिव्यांगता के कारणों का वर्गीकरण कीजिए और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर इसके बचाव का उपायों का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। क्या दिव्यांगता के कारण बहुआयामी, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव आ गया आपको क्वेश्चन, वो वहां खत्म हो गया दूसरे क्वेश्चन के एमसीक्यू। दिव्यांगता के कारण बहुआयामी होते हैं, दिव्यांगता के कारण बहुआयामी होते, कारण मतलब अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, आंसर की, दिव्यांगता जो है बहुत तरीके से हो सकती है, कारण बहु तरीके से बहुआयामी होते हैं, जिन्हें मुख्यतः जन्म पूर्व, जन्मकालीन और बाद में पोस्टनेटल कारकों में वर्गीकृत किया जाता है। जन्म पूर्व कारणों में मातृ कुपोषण, संक्रमण, माता से संबंधित दवाओं का दुष्प्रभाव और आनुवांशिक दोष शामिल होते हैं। इसमें जन्म से पूर्व में। जन्मकालीन कारणों में क्या है, प्रसव, प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी, ठीक, समय से पूर्व जन्म आदि आदि आते हैं। जबकि जन्म उत्तर बाद में दुर्घटना, संक्रमण और कुपोषण प्रमुख होते। देखो छोटा सा लिख दिया है, आपका कारण इन तीनों में सिमट गया। आगे, अब प्रिवेंशन, रोकथाम भी पूछा है ना, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, रोकथाम, दिव्यांगता की रोकथाम को देखो लिखने का तरीका देखा जाएगा, लिखने का तरीका देखा जाएगा कि 2 क्वेश्चन है और आपको कैसे समराइज करके 4 मार्क्स का देना है, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलेगा आपको कि आप उसको और डीपली करें, पर उसका वहां पर अच्छे से मैनेजमेंट करना तो जरूरी है। दिव्यांगता की रोकथाम को 3 स्तरों में समझा जाता है, जैसे कि प्राथमिक बचाव, प्राइमरी प्रिवेंशन का उद्देश्य दिव्यांगता होने से पहले ही उसे रोकना। प्रिवेंशन पहले वाला क्या है, प्राथमिक, कि हुआ नहीं है, दिव्यांगता आई नहीं, ये दिव्यांगता है, इससे पहले ही बचाव कर दिया, तो ये प्रिवेंशन मतलब प्राथमिक प्रिवेंशन हो, प्राइमरी लेवल पे। अगर आ गई और इसकी आपने पहचान कर ली तो ये द्वितीयक हो गया, पहला पहले हो गई दिव्यांगता से, ये हो गया पता चलना इसका करना, ये दौरान करते हैं तो द्वितीयक हो गया, और ये तीसरा हो गया जो हो चुकी दिव्यांगता और अब उसमें बचाव करना। ठीक है, पढ़ेंगे दोबारा से। प्राथमिक बचाव का उद्देश्य दिव्यांगता होने से पहले ही उसे रोकना है। ठीक है, जैसे टीकाकरण, आप बच्चे को पैदा होने से पहले माता को जो टीकाकरण करवाया जाता है, वैक्सीनेशन करवाया जाता है, या न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये क्या है, और माँ को अच्छे से रखा जाता है, गर्भवती महिला को, तो वो क्या है, प्रिवेंशन ही है, वो प्राथमिक है, पहले स्टेज पे ही रोक दोगे तो आगे होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरे में क्या है, द्वितीयक बचाव में प्रारंभिक पहचान एवं समय पर हस्तक्षेप, ये दिव्यांगता थोड़ा सा पता चली और प्रारंभिक हस्तक्षेप हो गया, है ना, पहचान हुई और हस्तक्षेप हुआ, तो इसको क्या होंगे, दूसरी स्टेज पे आ गया, कि पहले तो था ही नहीं, पहले माँ को ही आप सब कुछ क्योर कर देते हो बचाव की स्थिति में, सरकार दे रही है टीकाकरण, इंजेक्शन, सब चीजें मुहैया करवा रही है। ठीक है, और फिर ये हो गई दिव्यांगता, तो इसकी सही समय पे पहचान और निदान या हस्तक्षेप करना, ये दूसरी में आ जाती है। और बच्चे को अगर डिसेबिलिटी हो ही गई है, फिर उसके बाद जो इंटरवेंशन की जाए वो आएंगे। ठीक है, समय पर हस्तक्षेप शामिल होते हैं जिससे समस्या को बढ़ने से रोका जा सके, ज्यादा नहीं जाए। तृतीय बचाव का उद्देश्य दिव्यांगता के प्रभाव को कम करना तथा पुनर्वास के माध्यम से व्यक्ति को अधिकतम स्वावलंबी बनाना। ठीक है, क्या हो गया तो उसको पुनर्वास करना, पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन देना।
ये आपकी पहली में आता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप प्रिवेंशन दे दो, क्योर होने से पहले ही आप प्रिवेंशन बचाव दे दो तो वो अच्छा है, ठीक है, हो ही ना उससे पहले ही आप बचाव कर लो, ठीक है। अतः समुचित, अब इसका थोड़ा सा देखते हैं, अतः समुचित स्वास्थ्य सेवाएं, जागरूकता एवं समयबद्ध हस्तक्षेप द्वारा दिव्यांगता की रोकथाम एवं प्रभावी प्रबंधन संभव है। क्वेश्चन आ गया है एमसीक्यू, तीसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका अब एमसीक्यू ले रहे हैं। दिव्यांगता के कारणों का जन्म पूर्व, जन्मकालीन, जन्म उत्तर वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सामाजिक करेंगे? नहीं। आर्थिक? नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। किस पे करोगे आप? समय आधारित करो, कालखंडीय कारक होते, शैक्षणिक भी नहीं। किस आधार पे कर रहे हो? समय के आधार पर। कोई ये सामाजिक और ये सब रिलेटिव नहीं है, अनरिलेवेंट। व्याख्या है, यह वर्गीकरण समय, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ के आधार पर किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जन्म पूर्व कारण की श्रेणी में आता है? प्रसव के दौरान ऑक्सीजन की कमी जन्म पूर्व है। प्रसव के दौरान ऑक्सीजन की कमी, ये कब है? ये जन्म पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। जन्म के बाद संक्रमण ये आएगा, या गर्भावस्था में कुपोषण, जन्म पूर्व। तो किस है? पूर्व है, तो माँ से पेट में ही जो माँ को है कुपोषण की शिकायत होगी। दुर्घटना बाद में हो गया, जन्म के बाद संक्रमण ये बाद में हो, एक्वायर्ड में। प्रसव के दौरान ये समय पर होगी, नेटल पे। आगे ये देख लेना, गर्भावस्था में संबंधित कारक प्रेरणा, गर्भावस्था के समय पर। आवाज आ रही है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक बचाव का उदाहरण नहीं है? इस पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। नेगेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। टीकाकरण, टीकाकरण थोड़ी ना, टीकाकरण तो है, ये नहीं पूछ रहा है। गर्भवती महिला का पोषण, पोषण तो देंगे ही, नहीं पूछा है। स्वास्थ्य जागरूकता ये है, तो प्रारंभिक पहचान नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक पहचान सेकेंड, सॉरी उसी का है ये व्याख्या। प्रारंभिक पहचान सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है, ठीक है। जो प्रारंभिक पहचान है, क्योंकि पहचान किस में आ रही है? बताई थी कि ये अगर पहले किया तो प्राथमिक में आ जाएगा, बाद में किया तो तृतीयक में आ जाएगा, और उस समय पर किया तो पहचान की प्रारंभिक पहचान जो है वो किस में आ रही है? वो सेकेंडरी लेवल पे आ रही है, सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या है? प्रारंभिक पहचान सेकेंडरी में आती है। क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे में जन्म के तुरंत बाद श्रवण समस्या का संदेह होता है तो यह किस स्तर का बचाव होगा? प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, या कोई नहीं? कोई नहीं तो हटा दो। कौन सा होगा बताओ? इसमें होगा द्वितीयक। क्वेश्चन क्या बोला था? यदि किसी बच्चे में जन्म के तुरंत बाद हो गई तो पहचान हो गई, बच्चा है तो द्वितीय है। पहले माँ को ही दे देते हैं तो प्राथमिक आएगा, द्वितीयक लेवल पे प्राथमिक पहचान आती है। व्याख्या, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। ये देख लेना इन क्वेश्चंस को भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दिए मैं। तृतीयक बचाव को प्रमुख उद्देश्य क्या है? का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोग की उत्पत्ति रोकना है क्या? समस्या का प्रारंभिक पता करना, ये सेकेंडरी में है क्योंकि प्रारंभिक बोल दिया। प्रभाव को कम करना और पुनर्वास करना, तृतीयक पूछा है ना। तो हो गया बच्चा डिसेबल, उसके बाद आप प्रिवेंशन दे रहे हो तो रोकथाम के लिए क्या करेंगे आप? रिहेबिलिटेशंस देंगे और जो उसकी गुणवत्ता को सुधारेंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? सी आएगा। अर्ली इंटरवेंशन की अवधारणा किस स्तर के बचाव से सर्वाधिक संबंधित है? अर्ली इंटरवेंशन शुरुआत किसमें आया था? पढ़ा था ना भी, अर्ली इंटरवेंशन और आइडेंटिफिकेशन किस में आ रहा है? द्वितीयक में आ रहा है, ठीक है, द्वितीयक में आ रहा है। यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांगता के बाद सहायता उपकरण दी जाती है तो किस स्तर पे हो गई? डिसेबिलिटी हो गई, और बाद में आप उसको क्या कर रहे हो? पुनर्वास कर रहे हो उसका, तो किस में आएगा ये? आपका
तृतीयक में आएगा, क्योंकि हो चुकी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी हो चुकी, तो ये हो चुकी है तो किस में आ गया, तृतीयक में आ गया। निम्न में से कौन सा जन्मकालीन कारण का उदाहरण है? निम्न में से जन्मकालीन मतलब पेरीनेटल टाइम पर, तो उस टाइम पर है तो कौन सा आएगा, प्रथम आएगा, द्वितीयक आएगा, तृतीयक आएगा? ये आएगा प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के समय हो रहा है तो प्रसव के समय ऑक्सीजन की कमी आएगा द्वितीयक में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया है फोर्थ, 3 हो चुके हैं, अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आईईपी की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। आईईपी क्या है, इसके उद्देश्य एवं कार्य क्या है, यह किन बच्चों के लिए निर्मित की जाती है तथा इसके निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया और संबंधित विशेषज्ञों की भूमिका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये पूरा ही क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आईईपी है तो आईईपी का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारा काम आईईपी ही देना है। ठीक है, आईईपी क्या है पहले ये देखते हैं। एक व्यक्ति केंद्रित शैक्षिक योजना है, बहुत सारों पे नहीं, ये एक व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअलाइज्ड है, और ये एजुकेशन है तो एजुकेशन में हम आते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल तौर पे बनता है। एक व्यक्ति केंद्रित शैक्षिक योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास हेतु तैयार की जाती है। समग्र क्यों, एक अकेला नहीं इसका प्रिवेंशन करता है, इसमें सारी जो जितने भी ये बच्चा है इसमें स्पेशल एजुकेटर है ना, ईएनटी डिपार्टमेंट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ओटीपीटी वाले, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मिलके कार्य करते। साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन कौन होता है, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं जो इसमें काम करेंगे, वो भी इसका भी रोल होता है। ठीक है, एक व्यक्ति केंद्रित शैक्षिक योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु तैयार की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुकूलित करना है, देना है, एडेप्टेशन करना है। आईईपी विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों जैसे कि श्रवण बाधित सभी बच्चों पे आती है के लिए बनाई जाती है ताकि वे सामान्य शिक्षा प्रणाली में अधिकतम सहभागिता कर सके। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, शैक्षिक एवं कार्यात्मक कौशल का विकास तथा सामाजिक समायोजन का प्रोत्साहन देना। आईईपी का निर्माण एक बहुविषयक टीम द्वारा किया जाता है जिसमें विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, अभिभावक और स्पीच थेरेपिस्ट आदि लोग, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ओटीपीटी सब लोग शामिल होते हैं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है ये, बहुविषयक टीम या बहुविषयक दल। इसकी प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है। कैसे, प्रारंभिक आकलन होगा, फिर वर्तमान प्रदर्शन पर निर्धारण किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, मतलब बच्चे को कौन सा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पहले लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। शिक्षण रणनीतियां एवं अनुकूलन, शिक्षण रणनीतियां बनाई जाएगी और उसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे कि बच्चे की नीड के हिसाब से उसमें क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे आप, निरंतर मूल्यांकन। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये करके इम्प्लीमेंट कैसे करो, निरंतर मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण मतलब रिव्यू करना। अतः आईईपी एक वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो दिव्यांग बच्चों को उनकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में सहायक होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, आ गए हैं हम, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझ लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आईईपी की संकल्पना में इंडिविजुअलाइज संबंध का निहितार्थ किससे है, किससे है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम,
सभी के लिए एक थोड़ी ना है। आईईपी की संकल्पना में इंडिविजुअल शब्द का निहितार्थ क्या है? इंडिविजुअल क्या सभी के लिए है? नहीं, ये सभी के लिए नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी हेतु विशिष्ट योजना, सबके लिए विशिष्ट योजना है या केवल शिक्षक केंद्रित है या समूह आधारित है? बताओ क्या होगा? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए होगा। इंडिविजुअल है, सबके लिए सामूहिक रूप से नहीं होगा। ये इंडिविजुअल है तो एक ही बच्चे पर उसके हिसाब से क्या किया जाएगा? योजनाएं दी जाए प्रत्येक विद्यार्थी ही। आगे बढ़ते हैं। आईईपी के निर्माण से प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, पीएलपी का तात्पर्य क्या है? आईईपी में पीएलपी का क्या तात्पर्य है? भविष्य के लक्ष्य, वर्तमान क्षमताओं और सीमाओं का आकलन। हाँ, यही है। केवल शिक्षक की अपेक्षा है, कुछ नहीं, भविष्य का कुछ नहीं होता। वर्तमान क्षमताओं एवं सीमाओं का आकलन किया जाता है, तब आईईपी दी जाती है। यह बच्चे की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है जो योजना का आधार बनता है। वर्तमान स्थिति क्या है बच्चे की, उसी आधार पर क्या बनता है? आईईपी बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आईईपी का घटक नहीं माना जाएगा? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान में देखना। लक्ष्य निर्धारण, शिक्षण रणनीतियां, समान पाठ्यक्रम निर्धारण। सबके लिए समान दोगे क्या? सामान्य पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग स्तर होते हैं, सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से उसको किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का कोई रोल नहीं। यदि किसी बच्चे के लिए अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स किए जाते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? दीर्घकालिक लक्ष्य को अनदेखा, अनदेखा जैसे वर्ड्स को हटा देना है, केवल वाले वर्ड्स को हटा देना है, समय करना, समय शिक्षण समय कम करना, ये कोई नहीं है। प्रगति को छोटे छोटे मापना। आगे बढ़ते हैं। आईईपी निर्माण में बहुविषयक टीम की आवश्यकता क्यों होती है? बहुविषयक टीम, एक अकेला आदमी क्या पूरे उसके समग्र विकास के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। एक अकेला व्यक्ति विशेषज्ञ एक बच्चे के सभी एरियाज असेसमेंट के एरियाज को नहीं बता सकता। तो बहुविषयक टीम क्या, जो अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्पेशलिस्ट हैं, वही तो बताएंगे। ठीक है, एक अकेला इंसान इस आईईपी में नहीं रोल कर सकता। तो आईईपी निर्माण में बहुविषयक टीम की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि उसको बच्चे को अच्छे से हर तरीके से समग्र विकास को किया जा सके। विभिन्न विशेषज्ञों के समन्वित दृष्टिकोण हेतु, केवल समय बढ़ाने के लिए कि समय व्यस्त होगा, ये इसका रोल है क्या? कि सब लोगों से करेंगे तो समय खराब होगा, बढ़ेगा खराब। केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं है, ये तो विभिन्न विशेष समन्वित दृष्टिकोण, ताकि सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे का कर सके निदान। निम्न में से कौन आईईपी टीम का अभिन्न सदस्य नहीं माना जाए? नहीं माना जाए। शिक्षक है, अभिभावक है, मनोवैज्ञानिक है, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, केवल पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी का कोई रोल नहीं। आईईपी में अडेप्टेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अडेप्टेशन क्यों किया जाता है? अडेप्टेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन करना, अनुकूलन करना, अनुकूलन करना। ठीक है, यानी कि परिवर्तन करना, चेंज करना। किसमें? करिकुलम में, शिक्षण विधियों में। ये चेंज का साइन है, चेंज इन करिकुलम। ठीक है, चेंज इन करिकुलम बच्चे की स्तर, उसकी कमी, उसकी क्षमता, उसके लेवल के हिसाब से, उसकी आयु के हिसाब से बना। ठीक, को देख के पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, ऐसा थोड़ी ना सीख। मूल्यांकन को हटाना, ऐसा भी नहीं है, केवल हटा दो। शिक्षण को बच्चे के अनुरूप, आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को आंसर तक पहुंच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे की प्रगति अपेक्षित नहीं है,
तो आईईपी में अगला कदम क्या होगा, मतलब प्रगति जो है, जो अनुरूप नहीं चल रही है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं है, तो अगला कदम क्या होगा? योजना समाप्त कर देंगे। कोई बच्चा आईईपी में फेल हो गया है, अनुरूप नहीं हुए जो हम बना रहे थे, तो क्या उसको समाप्ति कर दोगे? समाप्त थोड़ी ना करोगे। सिस्टम बच्चे के लिए नहीं है, बच्चा है, मतलब बच्चा जो है बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है। पुनरीक्षण एवं संशोधन करना, करेक्ट, यही होगा। दोबारा से पढ़ाया जाएगा और दोबारा से उसमें संशोधित, जहां कमियां थी उसको दोबारा से अडेप्ट किया जाएगा। बच्चे को बाहर कर दोगे क्या? केवल दंड दे के उसको खत्म कर दोगे काम? नहीं, ये चीजें थोड़ी ना है। आईईपी का प्रमुख फोकस किस प्रकार के विकास पर होता है? केवल 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 समग्र शैक्षिक सामाजिक कार्यात्मक प्रभाव जो क्षेत्र है उस पर कार्य करता है। कौन करता है? आईईपी प्रमुख फोकस किस पे कर रहा है? समग्र विकास पे, जिसमें शैक्षणिक भी आती है, सामाजिक भी और कार्यात्मक। इन सब चीजों पे आईईपी काम करता है, सिर्फ शैक्षणिक पे नहीं करता। आईईपी प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा माना जाता है? लक्ष्य निर्धारित करना, आकलन करना, कार्यान्वयन करना या मूल्यांकन एवं अब आपका 7वां क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया, जो भी सीरीज है देख लेना, ठीक है। आकलन आंकड़ों की व्याख्या द्वारा शिक्षण योजना निर्माण की प्रक्रिया बताओ। आकलन आंकड़ों के द्वारा, आकलन आंकड़े क्या होते हैं पढ़ते हैं। आकलन आंकड़ों की व्याख्या का अर्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन। आप समझ में आ गया होगा। फॉर प्लानिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर प्लानिंग आपका क्वेश्चन सिलेबस में है, ठीक है। उसकी व्याख्या कर रहे हो, इंटरप्रिटेट मतलब व्याख्या करना। ये व्याख्या किसकी व्याख्या कर रहे हो आप? डेटा की कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि उसकी सही तरीके से बच्चे का काम किया जा सके, सुविधाएं दे सके। आकलन आंकड़ों की व्याख्या का अर्थ है बच्चे से संबंधित प्राप्त जानकारी को समझकर उसका सही निष्कर्ष निकालना। इंटरप्रिटेट कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, विवरण कर रहे हो, तो अच्छी तरीके से निष्कर्ष निकालना, ठीक है। पूरे डाटा मिल गए, अब उसके बेस को सही तरीके से विवरण कर लिया, उसी आधार पर शिक्षण, हस्तक्षेप और सहयोग की योजना बनाना। इससे बच्चे के वर्तमान स्तर एवं उसकी आगे की सीखने की दिशा निर्धारित की जाती है। मुख्य भाग क्या होगा इसका? ये तो आपने अर्थ लिख लिया, अब उत्तर में और क्या लिखेंगे? आकलन आंकड़े में श्रवण, भाषा, वाणी, शैक्षिक प्रदर्शन एवं व्यवहार से संबंधित जानकारी शामिल होती है, जो विभिन्न परीक्षणों, अवलोकन एवं कक्षा कार्य से प्राप्त होती है। व्याख्या का तात्पर्य, व्याख्या का मतलब देखेंगे केवल अंक देने से नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के वास्तविक कारण को समझने से है। जैसे कम अंक का कारण श्रवण समस्या भी हो सकती है, कि सिर्फ ये नहीं है अंक दे दिया आपने, इस समस्या को तह तक जानना कि बच्चे की जो अंक है वो क्यों कम आए हैं, इसकी तह तक जाना है ना, उसकी डिटेल से एनालाइज करना कि बच्चे की समस्या क्यों है। बार बार अगर बच्चा आपकी जो उद्देश्य है उसमें सफल नहीं हो रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जिद्दी है या पढ़ नहीं रहा है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे को कोई ना कोई समस्या है, और वो समस्या कौन सी है ये डेटा इंटरप्रिटेशन के द्वारा पता हो जाता है। इसी व्याख्या के आधार पर योजना बनाई जाती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है। यह योजना प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार भिन्न होती है, ठीक है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। मेरी और आपकी अलग अलग आवश्यकताएं, तो इन बच्चों की वो अलग अलग शिक्षण विधियां बनेगी। विशेष शिक्षा में इसका महत्व अधिक है, क्योंकि प्रत्येक श्रवण बाधित बच्चा अलग होती है। व्याख्या के आधार पर
शिक्षण लक्ष्य विधियां, सहायक सामग्री एवं आवश्यक उपचार निर्धारित किए जाते हैं, जैसे पुनरावृत्ति, धीमी वाणी, चित्रों और संकेतों का प्रयोग करना। ठीक है, सार क्या कहलाता है? अगर आकलन आंकड़ों की सही व्याख्या प्रभावी शिक्षण योजना का आधार है। सही तरीके से आंकड़े की व्याख्या की तो आप प्रभावी शिक्षण बना सकते हो। प्रभावी शिक्षण का मेन बेसिक फाउंडेशन क्या है? सही व्याख्या करना। किसकी? डेटा की। जो असेसमेंट डेटा मिला है का सही तरीके से एनालाइज करना ही शिक्षण योजना का आधार है, नींव है, जो बच्चे की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने को सरल एवं सफल बनाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसके एमसीक्यूज आ गए हैं, शुरू हो गए हैं। जब आकलन से प्राप्त आंकड़ों को केवल संख्यात्मक परिणामों के रूप में न देखकर उनके पीछे निहित वास्तविक कारणों का विश्लेषण किया जाता है, तो यह प्रक्रिया किसे दर्शाती है? सामान्य मूल्यांकन नहीं। ये क्या बोल रहा है? जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो समझाया कि कोई बच्चे में समस्या है तो क्यों है, उसका डीप कहना कि भाई HI से तो मतलब समस्या तो नहीं है, कोई विशिष्ट समस्या तो नहीं है, वो क्या होगी? सामान्य मूल्यांकन तो नहीं होगा। डीप एनालाइज कर रहे हो आप। आंकड़ा संकलन हो गया, व्याख्या प्रक्रिया है ये। परीक्षण निर्माण कुछ नहीं, आंकड़ा ये सब नहीं है, व्याख्या प्रक्रिया है, इंटरप्रिटेट कर रहे हो। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण योजना निर्माण में आकलन व्याख्या की भूमिका को सर्वाधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, सभी बच्चों को समान विधि से पढ़ाना। समान से तो नहीं पढ़ा सकते हम, केवल का नहीं कर सकते, तो कौन सा बचता है? यही बचता है। वैसे भी बड़ा वाला है तो आप तो इस पे भी चेप दोगे आंसर, तो लेकिन क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, एक विशेष शिक्षक की कक्षा में टीना नामक बालिका निर्देशों को समझ नहीं पाती है। ठीक है, बच्चा है टीना नाम का, वो आंकड़ों को समझ नहीं पा रही है, निर्देशों को, जबकि वह ध्वनि पर प्रतिक्रिया दे रही है। ध्वनि पर प्रतिक्रिया दे रही है, आवाज दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन वो निर्देश नहीं समझ पा रही। आकलन की व्याख्या के आधार पर उचित योजना क्या होगी? कठिन नहीं होगा, केवल नहीं हो, बच्चे को कक्षा से अलग कर देंगे नहीं। श्रवण समझ बढ़ाने हेतु गतिविधियां एवं दृश्य सहयोग देना। ठीक है, क्या देंगे आप उसको? श्रवण समझ देंगे और दृश्य सहयोग, विजुअल आप ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, विजुअल एड्स का जो सहायता लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आकलन आंकड़ों में निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं माना जाएगा? आकलन आंकड़ों में कौन सा नहीं? ध्यान रखना ये नहीं है। ठीक है, श्रवण रिपोर्ट, कक्षा में व्यवहार, भाषा स्तर नहीं। क्या नहीं माना जाएगा? इसको तो मानेंगे, का तो रोल है, इसी के बेस पे चलेगा। ठीक है, भाषा का स्तर भी देखा जाता है और कक्षा में बिहेवियरल असेसमेंट भी होता है, लेकिन शिक्षक का व्यक्तिगत अनुमान नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक का व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, वो किस पर्सपेक्टिव से बच्चे को देख रहा है वो नहीं होगा। यदि किसी बालक की शैक्षिक प्रगति बाधित है और बिना कारण विश्लेषण किए सीधे शिक्षण विधि बदल दी जाए, बिना किसी विश्लेषण के आप टीचिंग जो मेथड से चेंज कर देंगे, तो यह किस त्रुटि को इंगित करता है? किस त्रुटि को करता है? समुचित योजना? ऐसा तो कुछ नहीं है। अधूरी व्याख्या, प्रभावी हस्तक्षेप या समावेशी शिक्षा? अधूरी व्याख्या, आप डेटा को ठीक से विश्लेषित नहीं कर रहे हो, छोड़ दिए हो, बस इसका पता चला कि शैक्षिक प्रगति बाधित हो रही है, जो आपने गोल बनाया था जिस बच्चे के लिए वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसको देखे बिना, डीप कारण विश्लेषण किए बिना ही आपने उसकी शिक्षण विधियां चेंज कर दी, तो ये सही रहेगा? नहीं, ये गलत रहेगा, ये है अधूरी व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन आंकड़ों की व्याख्या पर आधारित योजना का अंग नहीं है? शिक्षण लक्ष्य निर्धारण करना, उपयुक्त विधि चयन करना, सहायक सामग्री का उपयोग करना, या सभी बच्चों के लिए समान पाठ योजना बनाना। समान पाठ जहां भी आ जाए, समान पाठ तो नहीं होगा। समावेशी शिक्षा में भी समान नहीं है, उसमें भी क्या किया जा रहा है? आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है ना। कभी सोचो समान दे रहे हैं तो समान दे दो, सबके समान काम कर रहे हैं तो समान पाठ योजना दे दो, नहीं, ये नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती। दिव्यांग बच्चों में भाषा और शैक्षणिक कौशल क्या है? भाषा और कौशल क्या है? पढ़ना, लिखना, गणित। शैक्षणिक कौशल होते हैं ये एकेडमिक स्किल्स, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही बन रहे हैं, का विकास किस प्रकार किया जाता है? क्रमबद्ध, सीक्वेंस वाइज एवं समग्र दृष्टि से व्याख्या कीजिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये आपका, और इसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। दिव्यांग बच्चों में भाषा, शैक्षणिक कौशल का विकास एक व्यक्ति केंद्रित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की दोबारा हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं, ये पठन का तो पहले ही आया है। प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की वर्तमान क्षमता, आवश्यकता, बाधाओं का समुचित विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले आकलन के माध्यम से बच्चे के स्तर को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद भाषा विकास में श्रवण, बोलना, शब्द भंडार और संप्रेषण कौशल पर कार्य किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर चित्र, संकेत एवं ठोस वस्तुओं के माध्यम से अर्थबोध विकसित किया जाता है। ठीक है, कैसे? ठोस मतलब दिखाकर, रियल ऑब्जेक्ट दिखाकर उनको उससे कनेक्ट करवाते हैं। पठन कैसे करेंगे? कौशल के विकास हेतु ध्वनि जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस करवाएंगे, अक्षर की पहचान करवाएंगे, शब्द पहचान को क्रमशः सिखाया जाएगा। लेखन में क्या करेंगे? ये लेखन आ गया। लेखन में पहले मोटर कौशल, पहले तो मोटर कौशल ही ठीक करेंगे ना, पकड़ना सिखाएंगे। पकड़ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा तो कहाँ से ही? मोटर स्किल्स। फिर अक्षर निर्माण, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, अक्षर निर्माण, और अंततः वाक्य निर्माण का अभ्यास कराया जाता है। गणित में क्या करवाएंगे? गणित में ठोस सामग्री, मैनिपुलेटिव गिनती, संख्याबोध, दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण द्वारा संकल्पनाएं विकसित की जाती। इस एक क्वेश्चन में ही तीनों चीजें डिस्क्राइब करनी है आपको, तो इस तरीके से आपके लिए बनाया गया क्वेश्चन। पूरी प्रक्रिया में आईईपी, ठीक है, बहुसंवेदी विधि एवं निरंतर पुनर्वंदन का उपयोग आवश्यक होता है। अतः समुचित योजना, अनुकूलन, निरंतर मूल्यांकन द्वारा दिव्यांग बच्चों की भाषा, शैक्षणिक क्षमताओं का प्रभावी विकास किया जा सकता तरीके से। सही, निश्चित तौर से समुचित योजना, सही योजना बनाना, अनुकूल मतलब मॉडिफिकेशन करना उन चीजों में, और निरंतर मूल्यांकन, सतत आप उसका निरंतर मूल्यांकन करते हैं, तभी ये शैक्षणिक जो है हल हो सकती। क्वेश्चन पढ़ेंगे अब इसके। दिव्यांग बालकों में भाषा, शैक्षणिक विकास के संदर्भ में क्रमबद्ध शिक्षण का तात्पर्य क्या है? केवल कठिन, सरल से जटिल की ओर, सभी विषयों का एक साथ पढ़ना। सभी विषयों को एक साथ थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, शेष बच्चा है तो उसको अलग अलग ही पढ़ाएंगे। केवल वाला कुछ नहीं होगा, सरल से जटिल आपने पढ़ा ही होगा, सरल से जटिल। व्याख्या, क्रमबद्ध शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है जिसकी समझ मजबूत। दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू, निम्न में से कौन सा घटक प्रारंभिक भाषा विकास में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? केवल लिखित अभ्यास, श्रवण एवं संप्रेषण कौशल, या गणितीय तर्क, या केवल रटना वाला चीज? गणितीय तर्क नहीं, इन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो इस चीज को, गणितीय तर्कों को समझ सके। ठीक है, अब श्रवण एवं संप्रेषण कौशल आगे पढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा अक्षर पहचान में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो शिक्षक को प्रथम चरण में क्या करना चाहिए? किसमें परेशानी हो रही है? अक्षर पहचान में। तो क्या करेगा? सीधे शब्द लेखन सिखा देगा? नहीं। ध्वनि अक्षर ऐसा देख लेना, गणितीय ऐसा नहीं, परीक्षा लेना गलत। ये है ध्वनि का। आईईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम, समान नहीं होगा। केवल नहीं होगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना। गणितीय अवधारणाओं के विकास में मैनिपुलेटिव्स का प्रयोग किस सिद्धांत पर होता है? अमूर्त अधिगम। अमूर्त मतलब जो संकल्पनाएं बनाते हैं, तो ये बच्चे नहीं बना सकते, विशेष बच्चे हैं ना, इनको तो ठोस चीजों से दिखा सकते हो, वास्तविक चीजों से दिखा सकते हो।
बारे में पढ़ा सकते हो। अमूर्त अधिगम नहीं होती इनके बस की बात। ठोस से अमूर्त, हाँ शायद ये हो सकता है। केवल रटना नहीं, तो ठोस मतलब ये तो अमूर्त है, संकल्पनाएं मतलब इमेजिनेशंस करना, वहां तक नहीं लेके जा सकते। ठोस से अमूर्त जा सकते हो, दिखाकर अमूर्त कर सकते हो। ये दिखाया, ये पेन है, काले रंग का है, फिर आप इसको छुपा लो और फिर बोलो काले रंग का पेन, तो उनके दिमाग में इमेजिन बन जाएगी। आपने सेब दिखाया और दिखा रहे हो ओके ये सेब है, इसको काटेंगे, तो इसको कर दिया, फिर उसको बाद में हम उससे रिलेट कर। आपने पपीता नहीं दिखाया, ठीक है, और सीधा बोल दिया पपीता, या आपने बोल दिया हाथी, डायनासोर, तो डायनासोर उन्होंने देखा ही नहीं है, चित्रों के माध्यम से तो दिखा सकते हैं, पर सडनली आप उनको बोल दो डायनासोर, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ठोस से अमूर्त की तरफ। निम्न में से कौन सी रणनीति दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास में उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। बहुसंवेदी शिक्षण, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कौन सी रणनीति दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास में, हाँ ये नहीं है। तो बहुसंवेदी तो होती है, अलग अलग तरीके से मल्टीपल चीजों से टीएलएम से सिखा सकते हो। व्यक्तिगत गति से शिक्षण, हाँ ये तो होता ही है, व्यक्तिगत रूप से दिखाते हो, आईयूपी करवाते हो। पुनर्बुलन का प्रयोग, ये भी करवाते हो। एक ही विधि सभी पर लागू नहीं करवाते आप, ये सही नहीं है, क्योंकि नहीं का आंसर है। यदि बच्चा लेखन में मोटर समस्या का सामना कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मोटर कौशल क्या होते हैं? गामक स्किल्स जो होते हैं, गामक कौशल। अधिक लिखने का दबाव देना, दबाव की नाम की कोई नहीं होती। लेखन को रोक कर देना, मौखिक कुछ नहीं। सूक्ष्म मोटर कौशल का अभ्यास करना, मतलब कि बच्चा लिखने में तो ये इसमें तो पूरा बॉडी नहीं यूज करते, पेन पकड़ने में पूरा बॉडी थोड़ी ना यूज करते हैं, होल बॉडी नहीं यूज करते। इसके लिए एक स्पेसिफिक आपका हाथ, उंगलियां ही काम करती हैं। बच्चा ऐसे पकड़ रहा है पेन को, ठीक है, उसकी फाइन मोटर नहीं काम कर रही है, तो किस पे वर्क करोगे आप? पहले फाइन मोटर पे काम करोगे, पहले उसको चीजें सिखाओगे। जैसे कि ऐसे ना चीजें आती है पकड़ने की, कि यहाँ से उठाया, इनको ऐसे उठा के, तो उससे क्या दिखाएंगे। या फिर आप चिटकनी लेते हो, कपड़ों के लगाने की चिटकनी होती है ना, वो क्लिपिंग जो होती है, क्लिप्स जो होती है कपड़े को जैसे सुखाते हैं, तो उससे आप उसको बार बार निकलवाओ, उठवाओ, उससे क्या आप उसकी थेरेपी तो करवा रहे हो। उससे उठाओ, फिर लगाओ, फिर उठाओ। लेसिस बांधने के लिए भी बहुत पहले इन चीजों को, ग्रिपिंग को सही करवाओ, फिर बाद में फिर उसको पेन पकड़ा जाएगा, है ना। या फिर बार बार आप बिंदी, जैसे बिंदी लेते हैं, बिंदी है ना, बिंदी का बॉक्स देखा, वो देखी होगी, पत्ता आता है ना, बच्चों को बोलो इसको उठाओ और यहाँ लगाओ, इसको उठाओ, तो क्या ये ग्रिपिंग पावर अच्छी हो रही है, उससे हो रही है ना। तो फाइन मोटर इससे अच्छी होगी, जिससे कि ये पकड़न अच्छी होगी, ग्रैपिंग पावर अच्छी होगी और पेन पकड़ पाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म मोटर क्या होती है? फाइन मोटर। फाइन मोटर कौशल का अभ्यास करवाना। भाषा एवं शैक्षणिक विकास में रीइंफोर्समेंट का मुख्य कार्य क्या है? दंड देना और इनाम, दंड थोड़ी ना देना है, केवल वाला कुछ नहीं करना है, व्यवहार को कम करना, ऐसा भी कुछ नहीं, सीखने को प्रोत्साहित करना। आगे क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नया आ चुका है, देखते हैं क्या बोलता है। भारतीय पुनर्वास परिषद भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना उद्देश्य, कार्यों और संरचना का समालोचनात्मक है। वर्णन कीजिए। इसके निदेशक, शाखाएं और दिव्यांगता क्षेत्र में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आरसीआई के बारे में पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक संस्था है। क्या है ये? वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास एवं नियमन करना है। क्या कार्य है इसका? दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करता है और प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर्स अवेलेबल करवाता है। जैसे हमें ट्रेनिंग दी गई है आरसीआई के तहत, डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है।
इसकी स्थापना 1986 में 1986 में एक सोसाइटी के रूप में हुई तथा रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के माध्यम से इसे 1993 में वैधानिक दर्जा दिया गया। कब हुई इसकी स्थापना? 1986 में। 1992 में इसके जो है प्रारूप को सोसाइटी के रूप में रखा गया और इसको वैधानिक रूप से कब दिया गया दर्जा? 1993 में। आरसीआई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आरसीआई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। यह संस्था विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, तथा पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण बनाए रखती है। ठीक है, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन किससे मिलता है? हम लोगों को आरसीआई से मिलता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इनका प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, दिव्यांगता क्षेत्र में मानकों का निर्धारण तथा पेशेवरों की निगरानी करना, सारा काम आरसीआई करती है। आरसीआई के कार्य में पाठ्यक्रम निर्धारण, संसाधनों की मान्यता, निरीक्षण एवं पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। ठीक है, संसाधनों को मान्यता कौन देती है? संस्थानों को मान्यता कौन दे रही है? निरीक्षण करना और पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता यही करती है। यह संस्था विशेष शिक्षकों, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आदि के प्रशिक्षण को नियंत्रित करती है। जितने भी रिहैबिलिटेशन में कार्य करते हैं, पुनर्वास कार्य में सहयोगी होते हैं, विशेषता के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो आरसीआई के अंडर ही आती है। ठीक है, अतः आरसीआई दिव्यांगता क्षेत्र में एक केंद्रीय नियामक संस्था है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल बेस्ड है, जो पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है। ठीक, आगे करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आरसीआई को वैधानिक दर्जा किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है? आरपीडब्ल्यूडी, आरसीआई, नेशनल ट्रस्ट या पोक्सो एक्ट? किसके तहत दिया गया है? ये एक्ट के तहत दिया गया है, आरसीआई एक्ट 19। आरसीआई का मूल उद्देश्य किससे संबंधित है? आरसीआई का मूल उद्देश्य किससे संबंधित है? केवल वाला तो हटा दो। ठीक है, केवल ये एक और हट गया। विद्यालय संचालन थोड़ी ना कार्य करती है ये, तो पुनर्वास पेशेवरों का नियमन और प्रशिक्षण। ठीक है, आगे सेंटर रिहैबिलिटेशन रजिस्टर का संबंध किससे है? सीआरआर। सीआरआर नंबर आपको मिला होगा, मिला है ना? में आपने जब कोर्स कर लिया था, उसके बाद में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, उसके बाद में रजिस्टर्ड हो गए हो, तो उसका पूरा नाम सीआरआर का देख लो। एक क्वेश्चन आ सकता है, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, क्योंकि ये केंद्रित है ना, वो वहां पर था ना सेंटर बेस्ड। विद्यार्थियों का पंजीकरण, पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण, विद्यालयों का नहीं, अभिभावकों का, विद्यालयों का, विद्यार्थियों का कुछ नहीं, पुनर्वास पेशेवर। सीआरआर में योग्य प्रोफेशनल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोग प्रोफेशनल हैं। निम्न में से कौन सा कार्य आरसीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? आपने पढ़ लिया कौन कौन उसमें काम करता है, तो कौन नहीं आता है? प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना। हमारे कॉलेजेस को मान्यता थी कि नहीं? अगर उनको मान्यता नहीं होती तो नहीं मिलती ना हमको सीआरआर नंबर और रजिस्टर नहीं हो पाते। तो प्रशिक्षण संस्थान जहां से हमने ट्रेनिंग की है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्धारण भी, और पेशेवरों का पंजीकरण, हमारा भी पंजीकरण, लेकिन अस्पतालों का नहीं होता है, इसका संचालन इसके तहत कार्य नहीं आता है। यदि कोई संस्थान विशेष शिक्षा का कोर्स प्रारंभ करना चाहता है तो उसे किससे मान्यता लेनी होगी? आप करना चाहते हो क्या? है करना चाहते हो? बताओ। यदि कोई संस्थान विशेष शिक्षा का कोर्स प्रारंभ करना चाहता है, किससे लेगा वो मान्यता? सीबीएसई से लेगा? नहीं, सीबीएसई का रोल ही नहीं है, आरसीआई कर रही है ना, ये तो आरसीआई से करेगा। एनसीईआरटी और ये सब
आरसीआई का मुख्यालय कहाँ है? शायद दिल्ली में है कि मुंबई में है? मुंबई में होगा शायद, नहीं, ये है आपका दिल्ली में। ठीक है। आरसीआई द्वारा निर्धारित मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को जटिल बनाना? नहीं, जटिल थोड़ी ना बनाता है। केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना? ऐसा बढ़ाएगी थोड़ी ना, ये गलत है। गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यदि कोई व्यक्ति बिना आरसीआई पंजीकरण के पुनर्वास सेवाएं देता है तो यह क्या दर्शाता है? पूर्ण वैधता? नहीं। आंशिक वैधता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना आरसीआई पंजीकरण सेवा देना नियमों का विरुद्ध है। ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रजिस्टर्ड नहीं है और वो सेवाएं दे रहा है तो वो नियमों के विरुद्ध है। आरसीआई की स्थापना प्रारंभ में किस रूप में हुई थी? विश्वविद्यालय के रूप में, आयोग के रूप में, मंत्रालय के रूप में? सोसाइटी के रूप में हुई थी। 1986 में इसे सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, फिर 92 में, और इसको लीगली कब, वैधानिक रूप से कब दर्जा दिया गया था? 1993 में। निम्न में से कौन सा पेशेवर आरसीआई के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है? इंजीनियर, वकील, व्यापारी? नहीं, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्टिव, अगला नेक्स्ट आ चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय SJED की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। SJED क्या है? का पूर्ण रूप, उद्देश्य, कार्य तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में इसकी भूमिका का विवेचन, और साथ ही इसके अधीन कार्यरत संस्थानों और अपवाद स्वरूप आयुष के। अभी ये क्वेश्चन पहले पढ़ो कि ये क्या है, SJED क्या है, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा बाद में। ठीक है। उत्तर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। का हिंदी नाम क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यह भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है। भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है कौन? SJED। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करना है और सशक्तिकरण बनाना है, उनको सशक्तिकरण देना है। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य दिव्यांगता क्षेत्र में नीतियों का निर्माण, योजनाओं का क्रियान्वयन तथा पुनर्वास सेवाओं का समन्वय करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत क्या कार्य करते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम करते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आदि आदि। मतलब कि आपके भारत में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, 10 इंस्टीट्यूट है हमारे भारत में, वो सभी आदि मतलब बहुत सारे हैं, इसमें 2 ही बताए हैं। आपको आगे समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो इसके तहत कार्य करते हैं, इसके SJED में आते हैं। ठीक है। ये किस लिए आपको पता होना चाहिए SJED क्या है? ये विशेषता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। SJED का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समावेशन के अवसर प्रदान करना। ठीक है। रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समावेश में इसका रोल है काम करना, व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को इंक्लूड। यह मंत्रालय विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करता है। हालांकि, अब ये आ गया हालांकि, क्या बोल रहे हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता? SJED के तहत बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो देहरादून में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कैलकाटा में है, कटक में है, मैसूर में है, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, है ना, देहरादून में कौन सी है? विजुअल इम्पेयरमेंट के हिसाब से, तो इसमें तो वो सब आएंगी, लेकिन उसको छोड़कर एक आयुष नाम की एक ये है, ये नहीं आती इसके अंतर्गत, बाकी सभी आती है, बस इसमें कौन नहीं आता? आयुष नहीं आती है।
ये एकमात्र ऐसी चीज है, संस्था है जो इसमें नहीं आती है। इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है आयुष, बल्कि यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन कार्य करता है। ये आयुष जो है इसके नहीं अंदर आता, वो किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है इसका। अतः एसजेईडी दिव्यांगता क्षेत्र में एक केंद्रीय नीति निर्माण एवं समन्वयकारी संस्था है जो समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एसजेईडी का संस्थागत विस्तार किस मंत्रालय को अभिव्यक्त किया जाता है करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला बाल विकास? ऐसा नहीं है, इनमें नहीं है, समाज में है। समाज से एस याद रख लेना, समाज का एस आता है तो इसमें आता है। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही नहीं आता, कौन सा? आयुष नहीं। दिव्यांगता क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप का प्रमुख दायित्व किसके पास निहित है? किसके पास है? एसजेईडी के तहत। आगे, निम्न में से कौन सा संस्थान एसजेईडी के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? ये निपिड आता है, भी देहरादून वाला आता है, ये भी आता है। कौन सा? ये नहीं आता है। ठीक है, हटा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, कौन नहीं आता है एसजेईडी के अंतर्गत? आयुष नहीं आता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य एसजेईडी के कार्य क्षेत्र से बाहर है? पुनर्वास सेवाओं का समन्वय, ये तो करता ही है। दिव्यांग नीति निर्माण करना, ये भी है। चिकित्सा उपचार प्रदान करना, ये नहीं आता है। ठीक है, एसजेईडी उपचार नहीं बल्कि नीति एवं पुनर्वास का कार्य करता है, नियम बनाता है, रिहेबिलिटेशंस देता है। ठीक है, आगे, यदि किसी दिव्यांग छात्र को सरकारी योजना के अंतर्गत सहायता चाहिए तो वह किस मंत्रालय से संबंधित होगी? किससे होगी? रक्षा से तो नहीं होगी, विदेश मंत्रालय में थोड़ी ना जाना है उसको, पैसे वित्त मंत्रालय में नहीं जाएगा, ये एसजेईडी में जाएगा। दिव्यांग योजनाएं एसजेईडी द्वारा संचालित होती हैं। योजनाएं कौन बनाता है? अब आयुष मैसूर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये मैसूर में है। आयुष जो है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में है। और ये किसके अंतर्गत आता है आपका? ये आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आता है। कौन सा? आयुष। और बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो किस में आता है? सामाजिक में आता है, एसजेईडी में आता है। एसजेईडी के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों का मूल उद्देश्य क्या है? केवल वित्तीय, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास सेवाएं। ये संस्थान ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? ये एसजेईडी। यदि कोई संस्थान दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है तो उसका समन्वय मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? सीबीएसई नहीं, यूपीएससी नहीं, आरबीआई थोड़ी ना जाओगे, यहां जाओगे। निम्न में से कौन सा एसजेईडी का मुख्य उद्देश्य है? रक्षा करना, अंतरिक्ष अनुसंधान, व्यापार, सामाजिक का आएगा। दिव्यांगता क्षेत्र में समावेशी समाज की स्थापना हेतु प्रमुख नीतिगत संस्था कौन सी है? कौन सी है? दिव्यांगता के क्षेत्र में कौन समाज की स्थापना हेतु प्रमुख नीतिगत संस्था कौन सी? दिव्यांगता के क्षेत्र में एनसीईआरटी नहीं है, आयुष भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, एसजेईडी। ठीक है, एसजेईडी समावेशी नीतियों का निर्माण करती है। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, डिस्क्रिप्टिव कैसा लगा ये मुझे बताएं। आप कैसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लगे हैं, आपको एमसीक्यू कैसे लगे हैं? मुझे लगता है इससे बाहर तो आपको इन क्वेश्चन से जाएगा ही नहीं। जितने अभी तक मैंने डिस्क्रिप्टिव करवाए हैं इनसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप नहीं चूकेंगे इस चीज से। तो ठीक है, तो आगे अपनी सफलता की तरफ बढ़ें और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, इसी प्रकार के आपके लिए डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। कीप ग्रोइंग लर्निंग। बाय बाय।